नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगेड़। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका सभी स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपनी पिछली वाली क्लास में दोस्तों अपन बात कर रहे थे चौहान वंश के बारे में, और चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक दोस्तों कौन? अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन बात कर रहे थे। और पिछली वाली क्लास में दोस्तों जो अपनी बात हो चुकी थी वो शायद संयोगिता के बारे में आपको बता चुका था। संयोगिता की कहानी के बारे में आपको बता गया था कि क्या क्या कैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से मिले थे, कैसे अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। पिछली वाली क्लास में मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि दिल्ली का जो शासक रहता है वो कौन रहता है, कि उसकी पुत्री रहती है। जो जयचंद गढ़वाल रहता है वो पृथ्वीराज चौहान, दोनों क्या रहते हैं दोस्तों? मौसेरे भाई रहते हैं। और जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री रहती है वो संयोगिता रहती है, और संयोगिता का क्या करता है, आयोजन करवाता है, यानी कि स्वयंवर का आयोजन करवाता है दोस्त कौन? जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल जो है, जो लालची रहता है कि दिल्ली की सल्तनत मेरे हासिल हो या दिल्ली का राजा मैं बनूं, तो ये चीजें विवाद था दोस्तों किसके मध्य? जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था कौन? जयचंद गढ़वाल। तो यही कारण था दोस्तों कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। और अब दोनों का मिलना दोस्तों, जैसे कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, इनका जो है पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल भी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? आनंद पाल था। तो आनंद पाल के यहाँ आना जाना रहता था। तो संयोगिता के मध्य और पृथ्वीराज चौहान दोनों के मध्य क्या था दोस्तों? प्रेम था। लेकिन जयचंद गढ़वाल जो है स्वयंवर का आयोजन करवाता है, और स्वयंवर के आयोजन में अलग अलग जगह से युवराज को बुलाते हैं, लेकिन वहां पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। और उसका अपमान करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि द्वार पर, किले के द्वार पर, मेन द्वार पर जो है लोहे की मूर्ति बना देते हैं, और द्वारपाल के लिए, यानी कि इसकी रक्षा करेगा, द्वार की रक्षा। तो ये एक बेइज्जती वाला काम कर दिया पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जो है जयचंद गढ़वाल ने ऐसा काम किया। और ये बात पता चलती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो अपनी संपूर्ण सेना को लेकर कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों? कन्नौज पहुंच जाता है। और उधर जो है चलता रहता है मैटर, इनके अलग मैटर चलते रहते हैं। संयोगिता का विवाह है जो उसमें हाथ में वरमाला रहती है, और वरमाला लेके लेके सभी युवराज के सामने से निकलती है, और वहां पर किसी को भी वरमाला नहीं डालती है। और द्वार पर आकर किसको वरमाला डालती है दोस्तों? जो लोहे की मूर्ति बनी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, उस पर वरमाला डाल देती है, और वो एक विवाह हो जाता है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान जो है उसका इंतजार करता रहता है। फोन पर बात हो गई थी इनके, इंतजार करता रहता है, और संयोगिता आ जाती है। संयोगिता को उठाकर अपहरण करके जबरन विवाह कर लेता है कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको गंधर्व विवाह भी बोला गया है, अपहरण विवाह भी बोला गया है, यानी कि लव मैरिज बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी बात हो चुकी थी। अब इसके आगे अपन बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। संयोगिता के बारे में दोस्तों अपनी बात चल रही थी। संयोगिता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। जो दोस्तों गढ़वाल, यानी कि गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच का जो संघर्ष है ना, और यानी कि संयोगिता की कहानी की भी, तो संयोगिता की कहानी को कौन कौन से इतिहासकार नकारते हैं, कौन से इतिहासकार में ये लिखा है, कौन से ग्रंथ में इस कहानी का वर्णन मिलता है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था दोस्तों? ये इसके ही दोस्त चंद्रप्रदाय ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता व पृथ्वीराज तृतीय की का वर्णन मिलता है, या इनकी कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई एक क्वेश्चन की। पृथ्वीराज रासो में ही दोस्तों संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन मिलता है, यानी कि चंद्रप्रदाय ने लिखा था ये सब कुछ। दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अपन यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन ये है कि बहुत से इतिहासकार जो है वो इस कहानी को मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते कि संयोगिता की कहानी और पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी है वो झूठी है, ऐसी इस बातों पे विश्वास नहीं करते। और कौन से इतिहासकार है जो इस पर विश्वास करते हैं, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा,
तथा RS त्रिपाठी। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और एक है RS त्रिपाठी। ये दोनों जो इतिहासकार है वो सहयोगिता की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि त्रिपाठी इतिहासकार सहयोगिता की कहानी पर विश्वास नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इतिहासकारों के नाम जरूर पूछते हैं। आपने पहले के एग्जाम देखे होंगे, एग्जाम पेपर देखे होंगे आपने, कि इतिहास के नाम जरूर पूछता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि कौन से इतिहासकार है जो इस पर विश्वास करते हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इस पर विश्वास करते हैं, यानी कि दशरथ शर्मा के अनुसार सहयोगिता और जो पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी है इस पर विश्वास करते हैं, मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। और जो है पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसमें इस कहानी के बारे में वर्णन मिलता है। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और RS त्रिपाठी ये इतिहासकार दोस्तों इस कहानी को नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, अभी इतना सा लिख लीजिए, फिर बात कर रहे हैं दोस्तों जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, जिसके आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में आज क्लास में बात होने वाली है। जी जरूर दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में अपन वर्णन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों इसको। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष के बारे में। मैंने अभी तक आपको जो क्लास में अपनी बात हुई वो 5 संघर्षों के बारे में बताया मैंने दोस्तों आपको। अभी क्लास में दोस्तों अपन ने युद्ध के बारे में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय के बारे में बात कर रहे थे। और पृथ्वीराज विजय ने सबसे पहले भंडारकों को, भंडारक जो जाति है उसका दमन किया, फिर अपने चचेरे भाई जो उसका दमन किया। फिर इसके बाद दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में, ये सारी चीजें जहां जहां पर इसने अधिकार किए, क्योंकि सारा जो पूरा चारों तरफ का जो एरिया था ना पहले, वो क्या है दोस्तों संघर्षों से घिरा हुआ था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने धीरे धीरे सबको जीता और दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली का शासक बना और वहां के सूबेदार बनाया था दोस्तों गोविंद राय को। अभी बात करेंगे। अब आती है दोस्तों, अब यही काल चलता रहता है और तुर्कों में संघर्ष हो जाता है, यानी कि गजनी का शासक बनता है दोस्त इसी टाइम। कौन? मोहम्मद गजनी। तो बात करते हैं उसकी दोस्तों अब, यानी कि तुर्कों में संघर्ष, तुर्कों से। अब बात करते हैं 6 नंबर वाली जो संघर्ष की अगर बात कर रहे थे, तुर्कों से संघर्ष। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करेंगे, यानी कि यहां पर अपन बात किसके करेंगे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के मध्य संघर्ष। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात जो करने वाले हैं वो है मोहम्मद गजनी वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य क्या क्या संघर्ष हुए, कैसे युद्ध हुए, क्या कारण रहा होगा उनका। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। एक है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जो कहाँ का शासक है दोस्तों? ये का शासक है दोस्तों दिल्ली का, या फिर आप अजमेर का शासक भी बोलते हैं। लेकिन दिल्ली पर अधिकार किसका था दोस्तों? यानी कि जो सेंटर पर बैठा हुआ था पूरे भारत का सम्राट कौन था दोस्तों? एक तरफ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और दोस्तों एक तरफ चलता है मोहम्मद गजनी, यानी कि एक गजनी, आपको पता होगा पहले भी नाम आया था विग्रह चतुरार्य, गजनी वंश का, तोमर वंश के, ये सब का जो है अधिकार छीना था किसने? विग्रह राज ने उनका पराजित भी किया था। तो गजनी का शासक रहता है दोस्तों कौन? मोहम्मद गजनी। इसका पूरा नाम दोस्तों, इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है, पूरा नाम, पूरे नाम की बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद गजनी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि शासक कहाँ का था, यानी कि शासक बना
कब बना दोस्तों? 1173 में बना। कहाँ का बना? गजनी का। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो मैंने पृथ्वीराज चौहान की बात करी कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर बैठा हुआ है? अजमेर में बैठा हुआ है और दिल्ली को भी लेके चल रहा है। दिल्ली पर पूरा राज किसका है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का। अब एंटर हो जाती है दोस्तों भारत में किसकी? मोहम्मद गजनी की। जहां पर अधिकार किसका रहता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का। यानी कि अब अपने घर पे आएगा तो लड़ाई तो होगी, तो वो लड़ाई किस तरह से हुई उसकी बात ही अपन करने वाले हैं। मोहम्मद गजनी जो है कहाँ का शासक है दोस्तों? गजनी का शासक बन जाता है। पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी शासक बनता है गजनी का दोस्तों। और ये भारत में पहला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें अपन क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर सबसे अच्छा कि मोहम्मद गजनी का सर्वप्रथम कहाँ पर जो संघर्ष हुआ था वो भारत में कहाँ पर हुआ था, किससे हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो यानी कि मोहम्मद गजनी का सर्वप्रथम भारत में संघर्ष कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, पहले बताया था मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2-3 बार मैं बोल चुका हूं कि गजनी का सर्वप्रथम संघर्ष किससे हुआ था और पराजित भी हुआ था। तो गुजरात के शासक भीमदित्य से। किससे हुआ था दोस्तों? भीमदित्य से। याद रखना, भीमदित्य से पहले संघर्ष हुआ था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों, एक युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य। युद्ध हुआ अहिरवाड़ा का युद्ध, अहिरवाड़ा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1178 ईस्वी में। कहां पर हुआ दोस्तों? आबू में, या आबू सीमा पर बोल सकते हैं आप। गुजरात और माउंट आबू की जो सीमा है वहां पर ये युद्ध हुआ था, अहिरवाड़ा का युद्ध बोलते हैं इसको। कब हुआ था दोस्तों? 1178 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? मोहम्मद गजनी। आपने अगर दोस्तों पहले आप जो है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष के बारे में। एक बार फिर से बोलता हूँ, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी है। क्या नाम है दोस्तों? शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी। शासक कहाँ का बनता है ये दोस्तों? गजनी का शासक बनता है। कब बनता है? 1173 में बनता है। सर्वप्रथम भारत में संघर्ष किसकी? मोहम्मद गजनी का। किससे होता है दोस्तों? गुजरात का शासक रहता है भीमदित्य, चालुक्य शासक रहता है। 4 हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चौहानों के अपन बात कर रहे हैं। और चालुक्य जो कहाँ के? वो गुजरात के शासक है। गुजरात का शासक कौन है दोस्तों? भीमदित्य। कौन है? भीमदित्य। युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, मोहम्मद गजनी के मध्य, यानी कि भीमदित्य और वर्सेस मोहम्मद गजनी के मध्य। और गजनी यहाँ पर बुरी तरह पराजित हो जाता है और भीमदित्य की विजय हो जाती है। गजनी की इस युद्ध में, अहिरवाड़ा के युद्ध में दोस्तों बुरी तरह पराजित हो जाता है और यहाँ से ये भाग निकल लेता है और भाग जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है वापस दोस्तों? गजनी पहुंच जाता है। यहाँ से बुरी तरह पराजित कर देते हैं कौन? भीमदित्य। और ये कहाँ से भाग जाता है दोस्तों? ये देखो, इधर देखो आप, ये अपना भारत रहा। ठीक है, देखो इधर, यहाँ से भाग गया कौन? गजनी। यहाँ से भाग गया, भाग गया। कहाँ भाग गया दोस्तों? वापिस गजनी। गजनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। अब कहाँ पड़ता है दोस्तों? गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। अब होता क्या है दोस्तों? गजनी पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए यहीं पे रहता है और आसपास के क्षेत्रों को जीतने लगता है। कौन? मोहम्मद गजनी। और समय आ जाता है दोस्तों 1186 ईस्वी का। कौन सा आ जाता है? 1186 का। और गजनी जो है यहाँ से निकलता है, धीरे धीरे यहाँ से चलता है, जैसे बारिश चलती है वैसे चल रहा था ये, जैसे बारिश चल रही है वैसे चल रहा था। तो ये पहुंचता है दोस्तों, कहाँ पर पहुंचता है? लाहौर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? लाहौर। लाहौर को जीतता है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों ये पंजाब को जीतता है। किसको जीतता है दोस्तों? पंजाब को जीतता है। और उसके बाद जीतता है दोस्तों ये हरियाणा को। किस पर विजय करता है दोस्तों? ये हरियाणा पर विजय कर लेता है। अब हरियाणा पर किसका अधिकार था दोस्तों? आपको पता होगा, जो बठिंडा जो क्षेत्र था वो किसका अधिकार था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। किस पर? बठिंडा पर। और बठिंडा पर अधिकार कौन कर लेता है दोस्तों युद्ध करके? अब कौन कर लेता है?
कौन कर लेता है? गजनी कर लेता है। अब गजनी की एंट्री हो जाती है दोस्तों कौन से क्षेत्र में? जहां पर पृथ्वीराज चौहान की अधिकार रहता है, पृथ्वीराज चौहान जहां पर राज करता है वहां पर एंट्री हो जाती है किसकी? मोहम्मद गजनी की। तो संघर्ष किस किस के मध्य होंगे दोस्तों? मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होंगे। देखो भाई दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भीमदित्य जो गजनी जो है यहाँ से भाग निकला, भाग गए, यहाँ से गजनी पहुंचा। तो 1186 तक तो इसने संघर्ष किए, लड़ता गया, वीरगति बहुत से को मारा इसने और आसपास के क्षेत्र को भी जीता। अब 1186 का समय आता है और ये लाहौर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, पंजाब पर कर लेता है और हरियाणा पर कर लेता है। और हरियाणा पर जैसे ही विजय प्राप्त करता है, इसका कौन सा क्षेत्र रहता है? बठिंडा। बठिंडा को ये जीत लेता है और ये बात चलती है किसको पता दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है और यहीं से इनके मध्य संघर्ष होने लग जाता है। और इस संघर्ष के बारे में दोस्तों इतिहासकार अलग अलग बातें, ग्रंथ अलग अलग बातें बताती है, उन्हीं की अपन बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? तो दोस्तों आपको याद हुआ होगा, इतनी बारे मैंने गजनी के बारे में बताई, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी। दोस्तों ये मोहम्मद जो गजनी मैंने लिखा है ये मोहम्मद गोरी है। वैसे आपको मोहम्मद गजनी, गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, मोहम्मद गजनी, गजनी का शासक था इसलिए मैंने गजनी लिख दिया था, मोहम्मद गोरी है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना। क्या नाम है इसका? पूरा नाम क्या बताया था मैंने? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम है। वो गजनी का शासक था इसलिए मैं गजनी लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों यहाँ पर। वो गजनी का शासक था और नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? मोहम्मद गोरी जो है, देखो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज रति, इनके बीच संघर्ष हुए दोस्तों। क्या हुए? संघर्ष हुए के मध्य युद्ध, यानी कि ये टकरा जाते हैं कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में बठिंडा पर किसका अधिकार हो जाता है दोस्तों? मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब टकराने के बाद दोस्तों इतिहासकार अलग अलग चीजें बताते हैं। इनमें से दोस्तों अपन बात करेंगे पहली बार बात करें दोस्तों अपन, तो हमीर पृथ्वीराज रासो के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, या प्रबंध चिंतामणि। दो ग्रंथ है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो के अनुसार किनके अनुसार दोस्तों? पृथ्वीराज रासो और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार। ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि इनके मध्य जो युद्ध हुए थे वो कितने हुए थे। तो इनके अनुसार दोस्तों बात करें, इनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, किसने दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गोरी को 21 बार, कितनी बार दोस्तों? 21 बार पराजित किया। देखो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। हरियाणा पर जैसे ही अधिकार करता है, बठिंडा को जो जीत लाया है,
जीत लेता है तो उस पर अधिकार किसका रहता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का रहता है। इससे नाराज होता है पृथ्वीराज चौहान, अपनी सेना को भेजता है, वो इनके मध्य संघर्ष होते हैं। लेकिन इतिहासकार कोई संशय साफ नहीं, क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर जो कर पाएंगे दोस्तों वो तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध को, जो निर्णायक जो युद्ध रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इतिहासकार और ग्रंथ अलग अलग चीजें बताते हैं, जिसमें मैंने पहली बात करी है पृथ्वीराज रासव और प्रबंध चिंतामणि की बात करी है। इसके अनुसार दोस्तों जो है पृथ्वीराज चौहान ने, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, जो कहाँ का शासक है? अजमेर का शासक है। इसने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया था दोस्तों? 21 बार। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों? पृथ्वीराज रासव के अनुसार आएगा, के अनुसार, किसके अनुसार पूछेगा जरूर, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों तो हमीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कितनी बार पराजित किया दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितनी बार पराजित किया दोस्तों? प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने, कौन, किसने दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 7 बार, कितनी बार दोस्तों? 7 बार पराजित किया। कितनी बार पराजित किया दोस्तों? 7 बार पराजित किया। अब दोस्तों यहां पर आपका सबसे बड़ा कंफ्यूज क्या होगा वो देखिए, कहीं बुक्स में या कहीं गाइडों में आपको 21 की जगह अगर 24 मिलता है तो वो गलत है। कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। 21 बार ही पराजित किया था। और ये कितनी बार किया था दोस्तों? 7 बार पराजित किया था। यानी कि 21 बार तो किसके अनुसार दोस्तों? पृथ्वीराज रासव के अनुसार। और हमीर महाकाव्य के अनुसार कितनी बार दोस्तों? 7 बार। ये हुई दोस्तों किनकी बात? इतिहासकार के अनुसार इनके संघर्ष की कहानी। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 निर्णायक युद्ध हुए थे और उन्हीं युद्ध की अपन बात करने वाले हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको पहले ना। मिटा दूं? अब क्या होता है दोस्तों, लेकिन निर्णायक युद्ध, अपन यहां बात करेंगे निर्णायक युद्ध की, जिनका कुछ स्पष्ट रूप से नजर आता है और कुछ निर्णय निकलता है। निर्णायक युद्ध, इसमें क्या हुआ था ये सब जानकारी इसमें अपन पता करेंगे। कितने युद्ध हुए थे दोस्तों? निर्णायक युद्ध 2 हुए थे। कौन कौन थे युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है दोस्तों। देखो इधर, अब बात करते हैं अपन पहले युद्ध की, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में। कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किस किस के मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। अब यहीं से बात करते हैं अपन, तराइन की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि तराइन क्या है? तराइन दोस्तों एक मैदान का नाम है। क्या है? एक मैदान का नाम है, जिसको तोरायणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरायण। अगर आपको कहीं तोरायण नजर आ जाए, तोरायण का मैदान कहां पड़ता है दोस्तों? ये करनाल में पड़ता है। कहां? करनाल। करनाल कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। यानी कि ये युद्ध कहां हुआ था दोस्तों? हरियाणा राज्य में हुआ था। वर्तमान की बात करें अपन, करनाल हरियाणा में ये तराइन का मैदान जो मिलता है, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। डेट भी पूछते हैं दोस्तों। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों
अब बात करें इस युद्ध में विजेता कौन रहता है दोस्तों? विजेता कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है वो बुरी तरह हार जाता है, पराजित हो जाता है और भाग जाता है। होता क्या है दोस्तों, देखो पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इसके सेनापति कौन था? खांडे राव। उससे दोस्तों सेनापति के नाम का खांडे राव। और इसके साथ मिला हुआ था दोस्तों दिल्ली का गवर्नर या सूबेदार, दिल्ली का सूबेदार या गवर्नर भी बोल सकते हैं। कौन था दोस्तों? गोविंद राय। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तराइन के प्रथम युद्ध की। अब संघर्ष चलते रहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है दोस्तों इनके मध्य, और ये दो निर्णायक युद्ध होते हैं। कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, करनाल हरियाणा में कौन सा मैदान पड़ता है? तराइन का प्रथम युद्ध। इसको तोराइन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर तोराइन आपको मिल जाता है कहीं पर तो आप समझोगे कि तराइन कौन है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान विजेता हो जाता है। मोहम्मद गोरी को जो है यहाँ से मरता नहीं, मोहम्मद गोरी भाग जाता है। होता क्या है दोस्तों, ये गोविंद राय है, देखो इधर एक गोविंद राय है, दिल्ली का गवर्नर रहता है। अब मोहम्मद गोरी जो है वो दिल्ली युद्ध लड़ते रहते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते दोस्तों मोहम्मद गोरी का किसके सामने आ जाता है? गोविंद राय के सामने आ जाता है। गोविंद राय के सामने आ जाता है। गोविंद राय यहाँ पर इसको, ये मोहम्मद गोरी रहा, देखो ये मोहम्मद गोरी रहा, ठीक है, ये मोहम्मद गोरी बना दे मैंने, ये मोहम्मद गोरी रहा। और ये इसके हाथ में भाला है, ये इसके हाथ में भाला है, देखिए अस्त्र शस्त्र पहन लिया इसने। और ये इस भाले को यहाँ पर फेंकता है, ये भाला फेंका इसने। और इस भाले से दोस्तों गोविंद राय को नुकसान नहीं पहुंचता है, यानी कि ये बच जाता है। किसके भाले से? मोहम्मद गोरी के भाले से। अब गोविंद राय भी उत्तर देगा दोस्तों इसको, गोविंद राय भी क्या करेगा? उत्तर देगा। किसका उत्तर देगा? उसके भाले से, भाले का उत्तर देगा ये दोस्तों भाले से। और भाला फेंक देता है दोस्तों किस पे? मोहम्मद गोरी पे। किस पे फेंकता है? मोहम्मद गोरी। और यहाँ जो है मोहम्मद गोरी दोस्तों क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, घायल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? घायल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? घायल हो जाता है और भाग जाता है, भाग जाता है। कहां दोस्तों? भागता भागता कहां पहुंच जाता है? गजनी पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? गजनी पहुंच जाता है। और गजनी पहुंच गया दोस्तों, ये कौन? मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों इतिहासकार जो है ना वो सबसे बड़ी गलती यही बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की, कि पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी को भाग देना नहीं चाहिए, मतलब उसको जब वो भाग रहा था तो उसको वहीं मार देना चाहिए था। लेकिन क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना नायक जो सैनिक रहते हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस युद्ध से कि पार्टियां शुरू कर देते हैं। उधर तो उधर डीजे में डांस करने में ध्यान हो जाता है, इधर तो खुशी का माहौल हो जाता है, दारू वारू चलने लग जाती है, माहौल बन गया इनके तो एक तरह से। और वो जो है उधर अलग ही निकलता निकलता भाग जाता है और कहां पहुंच जाता है दोस्तों? गजनी। इतिहासकार यही सबसे बड़ी गलती बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की, कि इसको वहीं पर मार देना चाहिए था, ताकि ये, क्योंकि देखो दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, यही युद्ध सबसे कारण रखता है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्योंकि अगर मोहम्मद गजनी यहाँ पर मारा जाता तो पृथ्वीराज चौहान जिंदा रहता, जीवित रहता, तो इसका ही आगे जो वंश चलता रहता और दिल्ली की सल्तनत इनके हाथों में रहती। और मोहम्मद गोरी अगर पराजित हो जाता द्वितीय युद्ध में तो सबसे बड़ा पूरा साम्राज्य दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का हो जाता। सबसे बड़ी गलती बताते हैं कि मोहम्मद गजनी यहाँ पर बच जाता है और वो उसको चल जाने देते हैं, और वो जो है गजनी जाता है और वहां पर अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है दोस्तों। और उसके जो युद्ध की रणनीति रहती है उस रणनीति को वो जो है टाइट कर लेता है और जीतने के ख्वाब से देखने लग जाता है। अब मोहम्मद गोरी यहाँ से जो भाग जाता है, भागने के बाद दोस्तों उसके तो बदले की भावना कि मोहम्मद गोरी को जो है क्या करना है, अब मुझे तो पृथ्वीराज चौहान की गर्दन चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो है मुझे मारूंगा मैं, तो पृथ्वीराज चौहान को कैसे भी करके मुझे अधिकार करना है भारत पर और मुझे वो चाहिए बस। ये दोस्तों गजनी को बहुत बुरा लगता है। गजनी वहां पर जाने के बाद बस दिन रात यही काम करता रहता है कि कैसे मैं अपने साम्राज्य को, कैसे अपने सैनिकों को बढ़ाऊं, कैसे क्या करूं, रणनीतियों का दिमाग लगाता रहता है। ये सारी चीजें होने लग जाती है दोस्तों। और ये रहा प्रथम युद्ध आपके सामने।
कोई क्वेश्चन नहीं बचता है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध, पहला क्वेश्चन तो 1191 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तोराइन का मैदान कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। विजेता कौन रहता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान रहता है। सेनापति खांडेराव रहते हैं और दिल्ली का सूबेदार गोविंद राय रहता है। गोविंद राय इसको घायल कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करते हैं दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध की। क्या बात करते हैं दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है दोस्तों? ये होता है 1 साल बाद 1192 में। 1192 तक दोस्तों वो सोचता रहता है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गजनी तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उससे पहले क्या करता है, इतिहासकार ये बताते हैं कि इसने पहले पत्र लिखवाया था और कहां पर भिजवाया? पृथ्वीराज चौहान के सामने। और ये लिखा कि आप या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए या फिर मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इसके उत्तर में पृथ्वीराज चौहान जवाब देते हैं कि अपनी जो मुलाकात होगी वो कहां पर होगी? युद्ध भूमि में अपन लड़ेंगे और युद्ध भूमि में ये बात करेंगे अपन, वहां आओ पहले। इसके बाद दोस्तों वो जो है कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या चल रहा है, युद्ध तो होगा ही होगा। तो वो इसका चालबाज करता रहता है दोस्तों मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है एक बार फिर पत्र लिखवाता है और भिजवाता है किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने। और लिखवाता है कि मैं अधीनता स्वीकार करने वाला हूं, मैं अधीनता, आपकी अधीनता, अपन जो है अधीनता स्वीकार मतलब अपन संधि करने वाले हैं और एक बैठ के एक जगह आके और मैं आ रहा हूं, वहां पर अपन संधि कर लेते हैं या फिर बैठ के बात कर लेते हैं। ये ऐसी बातें लिखवाता है। और इससे क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है दोस्तों? छोटा पड़ जाता है। होता क्या है कि वो सोचता है कि यार अब युद्ध तो नहीं होगा, तो पूरी तैयारियां नहीं कर पाता। कौन? पृथ्वीराज चौहान। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध भी किस किस के मध्य होता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यहां पर विजेता रहता है दोस्तों और पृथ्वीराज चौहान यहां पर मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कब हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध? लिखने की जरूरत नहीं, बार बार। तराइन कहां पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस युद्ध में। मोहम्मद गोरी की विजेता हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इसके कारण क्या रहता है? हार के कारण, यानी कि अपन लिखेंगे यहां पर, बात करने वाले हैं पृथ्वीराज तृतीय के पराजित के कारण। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय जो इस युद्ध में मारा जाता है, उसके पराजित के क्या कारण रहते हैं दोस्तों? बहुत सारे कारण रहते हैं दोस्तों। पहला कारण दोस्तों कि इस युद्ध में जो इसका सेनापति था दोस्तों, पहले वाले युद्ध में सेनापति कौन था? खांडेराव। सेनापति खांडेराव ने भाग नहीं लिया था। खांडेराव ने भाग नहीं लिया। अब खांडेराव ने भाग नहीं लिया दोस्तों, तो ये भी इसके हार का प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज का घोड़ा रहता है, पृथ्वीराज का घोड़ा, इसका नाम रहता है नाटारंबा। जैसा नाम है दोस्तों, क्या जैसा नाम है? नाटारंबा जैसा नाम है वैसे ही नाटक करने लग जाता है। जब ये युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाता है, इस युद्ध में हार जाता है। इस युद्ध में हारने के कारण ये यहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद दोस्तों कहाँ पहुंचता है? सिरसा पहुंचता है। सिरसा से क्या है, घोड़ा वहीं से डगमगाने लग जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा था वो तक। मतलब पीछे से सैनिक आ रहे थे और वो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि पीछे से सैनिक आ रहे थे और वो भागने की कोशिश कर रहा था लड़ते लड़ते, लेकिन जो घोड़ा है वो नाटक करने लग गया था, वो वहीं पे रुक जाता है। इसी कारण भी मरने का कारण बताते हैं। इसका घोड़ा नाटारंबा, ये कारण रहता है। तीसरा प्रमुख कारण तीसरा रहता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की
सैनिक सैनिक तैयारी अपूर्ण। और चौथा कारण रहता है दोस्तों मोहम्मद गोरी की कुशल रणनीति। ये दोस्तों मैंने आपके सामने चार कारण लिखे हैं। ये चार कारण ऐसे थे दोस्तों जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो पराजित हो जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में और मारा जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब ये सब युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो इनको नहीं लगता पृथ्वीराज चौहान के सेनापति को या पृथ्वीराज चौहान को ऐसा युद्ध होगा। सुबह का टाइम रहता है दोस्तों, ये जल्दी चले जाते हैं और वहां पर टेंट लगा के रहने लग जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इनको तो पता ही नहीं है कि ये जो अपूर्ण सैनिक व्यवस्था थी, यानी कि कुछ सैनिक इधर थे कुछ सैनिक उधर थे, इनको कोई आइडिया नहीं था कि यार युद्ध भी होगा यहाँ पर। और उधर जो है गजनी के सेना नायक अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ जो है वो मैदान में आ जाते हैं युद्ध करने के हिसाब से, लेकिन ये जो है युद्ध करने के हिसाब से नहीं जाते हैं। अब सुबह के टाइम का तड़काओ का टाइम रहता है दोस्तों, सुबह के 4 या 5 बजे का टाइम रहता है। तो उस टाइम दोस्तों ये शौचालय के लिए निकले होंगे, निकले होंगे दोस्तों। अब रात भर तो इन्होंने क्या करी, पार्टी कर ली, डीजे वगैरह डांस कर लिया, माहौल बन रहा है इनके तो रात भर कि ये तो बस हार गया, ये तो संधि करने आए यहाँ पर, ये तो कुछ नहीं, युद्ध नहीं होगा यहाँ पर। तो सैनिक व्यवस्था भी इतनी जबरदस्त नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान की अपूर्ण सैनिक व्यवस्था थी। अब सुबह का टाइम हुआ, जैसे ही दोस्तों ये शौचालय के लिए या शौच क्रिया के लिए निपुण हुए दोस्तों, और उसी टाइम क्या है दोस्तों, गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। और कैसे करे, अपनी क्या क्या बचाए दोस्तों सैनिक, पृथ्वीराज चौहान सैनिक की बताओ आप क्या क्या बचाएंगे, वो युद्ध करेंगे या फिर अपने पहले पहनेंगे कपड़े। अब इधर तो अपूर्ण माहौल ही खराब हो गया, बिगड़ गया। अब दोस्तों क्या होता है कि सबके ऐसे डेरा डालते हैं, एक तरफ से युद्ध का आक्रमण करता है गजनी, और यही कारण रहता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है वो पराजय हो जाता है। और वहां से अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है कि पृथ्वीराज चौहान अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग जो ग्रंथ है उसमें इसकी मृत्यु के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का जो मृत्यु होती है, वीर गति को प्राप्त होते हैं, इनके बारे में कोई संचय या कोई फिक्स चीज नहीं मिली हुई है। आपने सीरियल भी देखे होंगे पृथ्वीराज चौहान के, उस सीरियल में दोस्तों गजनी में बताया गया है कि उसकी मृत्यु गजनी में होती है। शब्द वेदी बाण से जो है वो मोहम्मद गोरी को मार देता है और खुद आत्महत्या कर लेता है, ऐसी चीजें बताई गई है। ये अलग अलग इतिहासकार के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं की अपन बात करने वाले हैं कि किस इतिहासकार के अनुसार जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ होती है और किस इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ होती है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी जगह बनती है तो इसके अनुसार अब देखो, दोनों के मध्य युद्ध होते रहते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। जब यहां से ये बच के भाग रहा था, कौन, पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था, तो कहां पहुंचता है दोस्तों, ये सिरसा में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, सिरसा। कहां पहुंचता है दोस्तों, सिरसा हरियाणा। कहां पड़ता है, हरियाणा। और इसकी मृत्यु कहां हो जाती है, सिरसा हरियाणा में। इसको पकड़ लेते हैं और वहां के सैनिक जो है इसको मार देते हैं। और यहीं पर इसके घोड़े के बारे में जो जानकारी दी है वो ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, सिरसा हरियाणा में इसकी मृत्यु होती है, लेकिन इसका समर्थन दोस्तों मुस्लिम इतिहासकार जो है वो इसका समर्थन करते हैं, इसको सच बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है वो हरियाणा में हुई थी, सिरसा में या फिर अजमेर में हुई थी। ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों इनके इतिहासकारों के बारे में, देख लेते हैं इतिहासकार। पहले बात करें दोस्तों फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता एक ग्रंथ है दोस्तों फरिश्ता का, क्या नाम है उसका, तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता एक ग्रंथ है दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों इसकी मृत्यु कहां होती है, सिरसा में होती है। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन मिन्हास उस सिराज, ये दोस्तों एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार भी इसकी मृत्यु कहां होती है दोस्तों, सिरसा में होती है। सिरसा में इसकी मृत्यु किस किस के अनुसार होती है दोस्तों, फरिश्ता के ग्रंथ है तारिक ए फरिश्ता, और दूसरा नाम है मिन्हास उस सिराज। इस ग्रंथ के अनुसार दोस्तों जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां बताई गई है, सिरसा में। अगर आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ग्रंथ के नाम जरूर बताएगा, तभी उसकी मृत्यु के कारण बताएंगे कि इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, वो अनुसार जरूर पूछेगा। क्योंकि यहाँ पर 3-4 कारण ऐसे हैं जिनके अनुसार अलग अलग जगह पर जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छोटी सी बात है, आगे बात करते हैं।
ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। देखो अब दूसरा कारण दोस्तों, पहला कारण तो बताया मैंने कि सिरसा में इसकी मृत्यु होती है और इसका फरिश्ता और निजाम जो है वो इसका कारण बताते हैं। मुस्लिम इतिहासकार रहते हैं, उनका ग्रंथ था दोस्तों, उनके अनुसार कहाँ मृत्यु होती है? सिरसा हरियाणा में मृत्यु होती है। अब दोस्तों एक और है हसन निजामी, हसन निजामी, निजामी, इसका ग्रंथ है दोस्तों ताज उल मासीर। इसके अनुसार मृत्यु दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कहां होती है दोस्तों? अजमेर में होती है। कहां पर होती है? अजमेर में। एक ग्रंथ है दोस्तों हसन निजामी का ताज उल मासीर। क्या ग्रंथ है? ताज उल मासीर। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो मृत्यु होती है वो कहां पर मिलती है? कहां पर बताई गई है? अजमेर बताई गई है, यानी कि कहां पर? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, फरिश्ता का भी समझ में आया, यानी कि सिरसा में हुई थी, और अजमेर में समझ में आया किसके अनुसार? इसके अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इतिहासकार इसी का वर्णन मिलता है या फिर सिरसा का मिलता है। अधिकतर जो इतिहासकार दोस्तों वो कहाँ का बताते हैं? सिरसा का ही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सिरसा में पहुंचा और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, सैनिक जो है उसको मार देते हैं। अधिकतर जो इतिहासकार है वो उसको ही सच बताते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करें वो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसकी मृत्यु जो है, मृत्यु किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। कहां पर होती है? गजनी में। गजनी में। कहां पर होती है दोस्तों? गजनी में। अब आराम से सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में या चंद्रप्रदाय ऐसा बताते हैं कि जब ये युद्ध हो गया था, सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है कौन? मोहम्मद गोरी। और बंदी बनाकर कहां ले जाता है दोस्तों? गजनी ले जाता है। और गजनी ले जाने के बाद वहां पर उसको जो है सामने हाजिर किया जाता है। कहां पर? अपने दरबार में हाजिर किया जाता है और उनसे बोलते हैं मोहम्मद गोरी कि अपनी आंखें नीची करो। आंखें देख के बात कर रहा होगा पृथ्वीराज चौहान, अपनी आंखें नीची करो, आंखें झुकाओ। तो वो है जो है मना कर देते हैं। तो मोहम्मद गजनी जो है वो उनकी आंखें फुड़वा देता है, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा देता है। और इसी टाइम की बात है दोस्तों, ऐसा बताते हैं पृथ्वीराज रासो में ऐसा बताते हैं कि चंद्रप्रदाय भी दोस्तों बाद में जो है वो फकीर के वेश में वहां पर पहुंच जाता है और मोहम्मद गोरी को पता नहीं चलता कि फकीर के वेश में कौन है ये। तो फकीर के वेश में वो भी सामने आता है। अब सामने आने के बाद दोस्तों वो बोलता है कि जो ये व्यक्ति जो है, कौन सामने खड़ा, जो ये शब्द बाण में जो है वो निपुण है, आप इसका मनोरंजन देखिए, उत्साह कीजिए, यहाँ पर एक आयोजन कीजिए, अपन यही देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो उनको बोलते हैं, आदेश देते हैं कि अच्छा ठीक है, शब्द भेदी बाण चलाओ। शब्द भेदी बाण से दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और किसको मार देते हैं दोस्तों? मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। और चंद्रप्रदाय खुद आत्महत्या कर लेता है, और पहले उसको मार देता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और खुद आत्महत्या कर लेता है। ऐसा किसमें बताया गया है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में। क्या बताया गया है? गजनी में ले जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। किसको मार देते हैं? मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। कौन मार देते हैं दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, आया समझ में? यानी कि अगर बात करें अपन कि अजमेर में किसकी मृत्यु हुई दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। किसके अनुसार हुई? ताज उल नासिर के अनुसार। अगर बात करें दोस्तों सिरसा में मृत्यु किसकी आई? तो फरिश्ता के अनुसार और नाजिर के अनुसार। किसकी, कहां पर मृत्यु हुई दोस्तों? सिरसा में हुई। अधिकतर इतिहासकार दोस्तों जो है सिरसा को ही मानते। अगर दोस्तों वहां पर ऑब्जेक्टिव में आपसे बिना ये पूछते हैं कि बिना इतिहासकार पूछते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां होगी, तो वो सिरसा का ही ऑब्जेक्टिव आता है, और सिरसा जो हरियाणा में पड़ता है वहां पर इसकी मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सारी कहानी पूरी पता चली होगी आपको कि हमीर रासो के अनुसार क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है, ये मैटर हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। अब बात होती है कि अब अजमेर का शासक कौन बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे अपन। क्या होता है यहाँ पर? अब मोहम्मद गोरी यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है।
क्या कर देता है दोस्तों, इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। किसकी? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और 92 में जब ये युद्ध होता है तो 94 तक 1994 तक 1994 तक ये यहीं पर रहता है, सॉरी 1194 तक, यानी कि 1194 तक कहां पर रहता है? ये अजमेर में ही रहता है या फिर दिल्ली का सल्तनत रहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि किसका? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर शासक बनता है। कहां का? अजमेर का। यानी कि कौन? गोविंद राज जो रहता है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र रहता है और शासक बन जाता है। मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करने के बाद अजमेर का शासक बन जाता है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी यहां से चला जाता है। कब चला जाता है दोस्तों? 1194 में। और 1194 के बाद क्या होता है दोस्तों? हरिराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान का भाई रहता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई शासक बना। कहां का शासक बना दोस्तों? अजमेर का शासक बना। ये गोविंद राज को यहां से भगा देता है, गोविंद राज को पराजित कर देता है युद्ध में और गोविंद राज को भगा देता है। कौन? हरिराज। अगर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अजमेर का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर आएगा दोस्तों हरिराज। क्या आएगा? अजमेर चौहान का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? हरिराज चौहान। कौन है दोस्तों? हरिराज चौहान। होता क्या है दोस्तों, मोहम्मद गोरी यहां से चला जाता है और यहाँ का सूबेदार किसे बना जाता है? यहाँ की सेना किसको संभाल जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मैंने बताया था पहले भी आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका सेनापति रहता है उसको संभाल देता है दिल्ली। और होता क्या है कि हरिराज जो है वो किसको भगा देता है? गोविंद राज को भगा देता है। अब गोविंद राज मदद मांगता है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी मदद करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हरिराज को भी क्या कर देता है? भगा देता है यहाँ से। और हरिराज बाद में आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा लिखा हुआ है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि कुतुबुद्दीन इसको पराजित कर देता है और गोविंद राज जो रहता है वो उसको जागीर प्रदान करता है दोस्तों रणथंभौर की। और रणथंभौर का सूबेदार किसको बनाता है दोस्तों? गोविंद राज को। इसीलिए मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में बताया था कि रणथंभौर के चौहान की जो है संस्थापक कौन है? गोविंद राज है। और गोविंद राज को वहां का संस्थापक कौन बनाता है दोस्तों? वहां का जागीर कौन प्रदान करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये सेनापति रहता है किसका? मोहम्मद गोरी का। और गुलाम वंश का संस्थापक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश यहीं से शुरू होती है और यहीं से मुस्लिम जो है साम्राज्य का सबसे ज्यादा फैल जाता है किसके? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। आगे बात करेंगे दोस्तों, ऐसे ही अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों रणथंभौर के चौहानों के बारे में, जिसका संस्थापक कौन रहता है? गोविंद राज रहता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।